नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर का पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास ले रहे थे। उसमें हमने कल देखा था कि रीतिकाल की जो उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है, यानी कि उन्होंने अपने काव्य में किन किन चीज़ों को लिया, प्रवृत्तियों का मतलब किन किन बातों को सम्मिलित किया। तो उसके अंतर्गत इसका जो पहला है वह है श्रृंगार रस की प्रधानता। यानी कि रीतिकाल में जो भी काव्य लिखा गया उसमें श्रृंगार काल है, श्रृंगार रस है, उसको ज़्यादा लिया गया है। श्रृंगार रस का मतलब है सुंदरता का और किसी भी चीज़ की काल्पनिकता का लेते हुए उसमें किया गया। तो उसमें सबसे पहले लौकिक श्रृंगार की व्यंजना की गई। लौकिक श्रृंगार के अंतर्गत जो मध्यकालीन के जो दरबारी संस्कृति थी, दरबारी संस्कृति के अनुकूल जो राजश्रय में पली साहित्य रूपी सुंदर श्रृंगार से रस निमग्न थी, चाहे वह रीतिबद्ध हो या रीति मुक्त हो। और यह जो श्रृंगार है वो जो राज दरबार था, राज दरबार के कारण ही ये श्रृंगारकालीन साहित्य दरबारी साहित्य की देन मानी गई। इसीलिए साहित्य में दरबारी संस्कृति को भोग, लिप्सा, काम वासना, उद्दीपन रूप साहित्य में आया। क्यों कि वो क्या चाहते थे कि राजा की सुंदरता के बारे में, उनकी दासियों की सुंदरता के बारे में, रानियों की सुंदरता के बारे में, उनकी कलाकृतियों की सुंदरता के बारे में, उनकी महल के सुंदरता के बारे में, जो भी सुंदरता है सुंदरता के बारे में ही वर्णन किया जाए। तो उससे जो राजा चाहते थे, जिनके वो आश्रयदाता थे, वो उन्हीं के अनुकूल सुंदरता का वर्णन करते थे। और उन्हीं के वर्णन के कारण वह लौकिक प्रेम, उसके व्यंजन, बाह्य सौंदर्य का वर्णन पर भी बल दिए। लौकिक जो कि जनता को अच्छा लगे, लोगों को लौकिक सौंदर्य जो लोगों को अच्छा लगे, उस सुंदरता का वर्णन किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने राधा कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नायक नायिका के रूप में ले लिया। सुंदरता के रूप में उन्होंने जो वर्णन किया वो जो राधा कृष्ण की सुंदरता के रूप में लिया गया। क्यों कि राधा कृष्ण ही ऐसे ईश्वर है जो कि प्रेम विलास में लिए जाते हैं, प्रेम के रूप में उन्हें माना जाता है। तो प्रेम के रूप में जब नायक नायिका का वर्णन किया गया तो उसमें उन्होंने कृष्ण और राधा को लिया गया। उसके बाद में इसी के अंतर्गत उन्होंने काम प्रवृत्ति का स्वच्छंद निरूपण किया। यानी कि उस समय जो राजाओं की मनोस्थिति थी, मनोवृत्ति थी, उसे संतुष्ट करने के लिए वो ऐसा श्रृंगार चित्रण करते थे जो कि राजा को प्रसन्न कर सके। और दूसरा, गृहस्थ विधि अंगों यानी कि उपांगों को, ऐसे शारीरिक अंगों को जिस तरह से पद्मावती के पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक का वर्णन किया गया। यानी कि उसके शरीर के हर एक अंग को सूक्ष्म रूप से जितना हो सके उतना कवि ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया। तो ये सारा किस में रीतिकाल में है। रीतिकाल के अंतर्गत जो श्रृंगार रस को लिया गया उसके अंतर्गत किया गया। फिर उसके बाद में श्रृंगार के दोनों पक्ष, चाहे वो संभोग हो, चाहे विलोप हो, चाहे वो मिलन हो, चाहे वो बिछड़न हो, दोनों का रूप उन्होंने श्रृंगार के रूप में लिया गया। और वह भी बढ़ा चढ़ा के, अतिशयोक्ति के रूप में बढ़ा चढ़ा कर, हद से ज़्यादा नहीं होता है उससे भी ज़्यादा उसको रूप में बनाकर उसे बताया गया है। फिर दूसरा लिया गया इसमें नारी सौंदर्य, क्योंकि इससे हमने पहले भी बात की थी कि हमारे यहाँ पर यह स्थिति नहीं थी कि किसी भी काव्य के अंतर्गत किसी भी नारी की सुंदरता का वर्णन किया जाए। लेकिन रीतिकाल में जब हमारे यहाँ पर मुगल शासन आया तब यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि नारी की सुंदरता का वर्णन किया गया। तो इसमें नारी सुंदरता का जो वर्णन है उस पर भी ज़्यादा जोर दिया गया। इसमें यहाँ तक कि ये तक बताया गया है कि नारी के मुख को चंद्रमा का रूप दिया गया, और उस चंद्रमा को देखकर और व्यक्ति ये भी भूल जाता है कि आज तिथि कौन सी है, जबकि पत्रांक में जो तिथि होती है वो अलग होती है, और जो पत्रांक की जो तिथि होती है वो चंद्रमा के अनुकूल होती है। और जो वो चंद्रमा होता है वो पूर्ण रूप से थोड़ा थोड़ा घटता है और पूर्ण रूप से थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसे पूर्ण रूप से पूर्णिमा का रूप देते हुए उसके मुख की वर्णना करके वह ये भी भूल जाते हैं कि आज कौन सी तिथि है। और इस तरीके से उन्होंने नारी की सुंदरता का वर्णन
किया है। फिर तीसरा उन्होंने किया है आश्रयदाताओं राजाओं की प्रशंसा करना। क्यों कि उस समय हर एक धर्म के अलग अलग शासन थे, हर एक टुकड़ों टुकड़ों में, खंडों खंडों में शासन था, सब एक संपूर्ण शासन किसी का था नहीं। तो हर कोई क्या चाहता था कि हम हमारे राजा की जितनी प्रशंसा करेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा और उतनी ज़्यादा हमारी रोजी रोटी टिकी रहेगी। तो वो चाहे रीतिबद्ध हो, चाहे रीति मुक्त हो या रीति सिद्ध हो, वह सभी यही चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजाओं की जो प्रशंसा करें। प्रशंसा के अंतर्गत उन्होंने कई प्रकार के राजाओं के ऊपर दोहों को भी लिखा था। फिर उन्होंने चौथे रूप में दरबारी शोभा और संस्कृति का वर्णन किया। दरबारी शोभा कि आपका दरबार इतना अच्छा है, आपके दरबार में इस तरह से कानून होता है, आप इस तरीके से आज्ञा देते हो, आप इस तरीके से जनता का ध्यान रखते हो। चाहे वो राजा उस तरीके का हो चाहे नहीं हो, लेकिन राजा के दरबार की शोभा का वर्णन करना और उनकी संस्कृति का वर्णन करना। संस्कृति के आपके समय ऐसा हुआ था, आपके समय ऐसा, आपने इस तरीके से ना अपनी जनता को चलाया, आपने इस तरीके से ये कार्य किए, आपने इस तरीके से सब कुछ न किया, आप बहुत अच्छे हो। तो राजाओं की प्रशंसा में, उनके दरबार की शोभा में और संस्कृति का वर्णन अधिक किया गया। फिर पांचवें रूप में नारी के प्रेम के रूप में। रीतिकाल में नारी को मात्र एक प्रेम के रूप में माना गया और प्रेम में के कारण ही नारी को एक नैसर्गिक सौंदर्य के बखान किया गया, यानी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वही सौंदर्य नारी के सौंदर्य को माना गया है और उसे एक प्रेमिका के रूप में, उसे एक नायिका के रूप में माना गया। इसी कारण इस समय जो नायिका भेद निरूपण है, जो नारी का कोमल जो शरीर है उसी का ही ज़्यादा वर्णन किया गया। फिर उसके बाद में अलंकरण की प्रधानता। इस समय जो भी काव्य लिखा गया उसमें अलंकारों की बहुता मात्राएं ली गई, क्योंकि अलग अलग अलंकार ऐसे अलंकार के रूप में जो कि सुंदरता को ज़्यादा से ज़्यादा बता सके और ऐसे ही अलंकार को इसमें लिया गया। उसके बाद में नायिका भेद निरूपण। इसमें रीतिकालीन काव्य में नायिका भेद निरूपण को प्रधानता दी गई और स्वीक्रिया और परकिया के रूप में उसे नखसिक सौंदर्य का वर्णन और उसे मात्र एक संभोग दुख आदि अष्टविधि नायिका का वर्णन रीतिकाल का प्रमुख रहा। फिर उसके बाद में 8वां नंबर पे हम लिया जाए तो है मुक्तक शैली का प्रधानता। मुक्तक शैली के अंतर्गत इसमें अधिक से अधिक मुक्तक शैली में काव्य रचनाएं की गई। प्रबंध शैली में भी अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई, लेकिन उसमें मुक्त काव्यों को ज़्यादा लिया गया। रीतिबद्ध कवियों ने कर्म चातुर्य को प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन कविता का उद्देश्य सिर्फ यही था कि वो अपने राजाओं को, उनकी क्रीड़ाओं को, उनकी विलासता को उत्तेजित करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न कर सके, जिससे कि प्रभावित होकर मुक्तक काव्य में ही वह सार्थक हो सके। और क्योंकि ये प्रबंध काव्य में तो मात्र एक का ही उद्देश्य लिया जाता है, लेकिन जो मुक्तक काव्य है उसमें हम प्रति पल, प्रति दोहों को, प्रति लाइन में हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने अगले रूप में लिया नारी के प्रेमिका रूप का चित्रण। नारी को एक प्रेमिका का रूप मानते हुए, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात की थी, परिस्थितियों की बात की थी, तब हमने कहा था कि घनानंद ने जो नारी, अगर जायसी को लिया, घनानंद ने लिया तो घनानंद ने अपने जो प्रेमिका का लिया तो उसको भी क्या माना गया, उसको भी कृष्ण माना गया। कृष्ण मानते हुए उसको नायिका का रूप दिया गया। तो रीतिकाल में नारी केवल पुरुष के रति भाव का आलंबन बनकर रह गई, उसका सामाजिक अस्तित्व प्रकट नहीं हो पाया। चाहे घनानंद हो, घनानंद ने भी अपनी नायिका सुजान का जो वर्णन किया वो इसी तरीके से किया। नारी की देह की शोभा, चेष्टा, उसका रूप, ये सभी। इसके अलावा चाहे देव ने, चाहे बिहारी ने, चाहे पद्माकर ने, चाहे मती राम ने, किसी ने भी अगर वर्णन किया है तो नारी को सिर्फ प्रेमिका के रूप में ही बताया गया है। फिर उसके पश्चात उन्होंने अगले रूप में लिया तो वह है प्रकृति का उद्दीपन और अलंकारिक रूपायन। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि रीतिकाल में जो स्वप्न काल, कल्पना का काल, प्रकृति में भी, प्रकृति को भी उन्होंने एक नायिका का रूप लिया और अपने आप को नायक बनाते हुए और उसे प्रेम का आलंबन बताया। और अंत में जो प्रकृति है, प्रकृति को वो परमात्मा के रूप में मानते हुए अपने आप को उस प्रकृति में लीन होना
बता दिया गया। तो रीतिकाल में प्रकृति का वाल्मीकि एवं कालिदास की भांति हर एक बिंब की दृष्टिगोचर किया गया। रीतिकाल में वह प्राय उदासीन था। प्रकृति का वर्णन श्रृंगार के आलंबन में ही नहीं, सेनापति ने तो इसे प्रकृति का महारत हासिल किया, जो कि रीतिकालीन कवियों में सर्वोच्च कहलाए गए। वह दरबारी संस्कृति से जुड़े रहते, लेकिन फिर भी इस समय उन्होंने प्रकृति का उन्मुक्त, उद्दीपन व अनुलंबन रूप से वर्णन किया। इसमें चाहे बिहारी हो, देव हो, पद्माकर हो, कोई भी कवि हो, उन्होंने प्रकृति में भी नायिका का रूप ही देखा। और उसके पश्चात उन्होंने अगले रूप में लिया वीर रसात्मक कविता। रीतिकाल में इसके साथ साथ ही उन्होंने अपने प्रवृत्तियों के अंतर्गत वीर रसात्मक को भी लिया गया। वीर रसात्मक के अंतर्गत उन्होंने ऐसे सशक्त परंपरा को गतिमान दी, जो श्रृंगार काल में भारत के अधिकांश भूभाग में जो मुसलमान शासन थे, उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर जो भारतीय जनता उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रही थी, मराठा, सिख, रजवाड़ा, जाट आदि जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहे थे, उनमें जैसे मराठों में जो शिवाजी है, वीर बुंदेला है, छत्रसाल है, उनकी जो वीरता है, उनकी वीरताओं का वर्णन किया गया। और उनकी वीरताओं के वर्णन के बखान में जैसे भूषण ने कई वीर कवियों की कविताओं की रचना की। सुदन, लाल आदि ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविता के अंतर्गत इन योद्धाओं के वीर गाथाओं का वर्णन किया गया। उसके पश्चात इन्होंने अपने प्रवृत्तियों के अंतर्गत 14वें नंबर पर ये लिया गया कि भक्ति और नीतिपरक काव्य। भक्ति और नीतिपरक, भक्ति में जैसे मीरा की भक्ति बताई गई, सूरदास की भक्ति बताई गई, इन्होंने भक्ति ली। और नीतिपरक, नीति के दोहे जैसे कबीरदास जी ने नीति के दोहे बताए कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, मनुष्य कैसे कर्म करेगा तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार वापस किया जाएगा, या उसे उस कर्म के क्या फल मिलेंगे। तो इस प्रकार नीति के दोहों को भी लिया गया। इसके संबंध में, नीति के संबंध में नगेंद्र ने भी ये कहा कि जीवन का अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे तो राधा कृष्ण के अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वस्त देता है, और इसी के कारण इसी से रिझ कर और उन्होंने नीति के दोहों का वर्णन शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत इन प्रवृत्तियों को शामिल किया। इन प्रवृत्तियों को लेते हुए इन काव्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत अपने काव्य की रचना की। तो ये हमारी क्या थी, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ थी। उसके पश्चात हम रीतिकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो इन कवियों के बारे में वैसे भी हम द्रुतपाद के अंतर्गत इनका विस्तृत वर्णन कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको रीतिकाल के जो मुख्य कवि है उनके बारे में बताती हूँ। तो मुख्य कवि के है जैसे केशवदास, दूसरा चिंतामणि इस समय के मुख्य कवि के रूप में, फिर मतीराम के पश्चात आचार्य भूषण के पश्चात आचार्य पद्माकर, महादेव, महाकवि देव, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, आचार्य केशव, भिकारीदास, चिंतामणि, कुलपति, राम सिंह, कविदेव, जसवंत, श्रीपति, इन सभी ने इस समय जो काव्यों की रचना की। और इसके अतिरिक्त जो श्रृंगारकाली कवि है, उन कवियों में केशव के जो मुख्य काव्य है वह है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, रामचंद्रिका, नखशिख, जहांगीर, जस चंद्रिका। चिंतामणि की है छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण, रसमंजरी, कविकुल आदि। फिर मतीराम की है ललित ललाम, छंदसार, रसराज, आचार्य भूषण, शिवराज भूषण। ठीक है। उसके पश्चात है जसवंत की है भाषा भूषण, फिर भिकारीदास की है रस सारांश, फिर देव की है भाव विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, देवचरित। फिर इस आचार्य मंडल की है रस रत्नावली, कुलदीप मिश्र की है द्रोण, नखशिख और युक्ति रंगिणी। फिर उसके पश्चात इसके अतिरिक्त सुखदेव मिश्र, सुरती मिश्र, श्रीधर,
श्रीपति, कृपाराम, सोमनाथ, दुल्ह, कृष्ण कवि, भूपति, ब्रिजदास, महाराजा राम सिंह, कवि ग्वाला, द्विजरे, रसखान आदि इन्होंने जो रीतिकालीन काव्यों की रचना की। फिर रीतिकालीन जो प्रबंध काव्य के रूप में है, वह प्रबंध काव्य के रूप में चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेध, कृष्ण चरित्र आदि की रचना की। तो गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र की रचना की। तो मंडल ने जानकी, जू ब्याह, पुरंदर माया। तो कुलपति मिश्रा ने दोण पर्व, लाल कवि ने छत्र प्रकाश, सूरती मिश्र ने रामचरित्र और कृष्ण चरित्र की रचना की। श्रीधर ने जगनामा की रचना की। तो सोमनाथ ने पंच अध्याय, सुजान विलास, रघुनाथ, जगत मोहन, गुमान मिश्र ने नेषद्य चरित्र, राम सिंह ने जुगल विलास, चंदन ने शीत बसंत। इस तरीके से पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, रसिक गोविंद ने रामायण और ग्वाल ने हमीर हट। तो चंद्रशेखर ने हमीर हट की रचना की। तो इस तरीके से हमारा ये जो मध्यकाल है, मध्यकाल के अंतर्गत जो भक्ति काल है वो भी हमने देखा, रीतिकाल है वो भी हमने देखा, श्रृंगार काल है वो भी हमने देखा। तो उस समय किस तरीके की उस समय परिस्थितियाँ बनी, परिस्थिति के अनुकूल कौन कौन सी परिस्थितियों में क्या क्या रहा, और उनके समय के जो कवि थे और कवि के साथ में उन्होंने जो अपनी काव्यों की प्रवृत्तियाँ ली, काव्यों को किस अनुसार लिखा, इसके बारे में देखा। तो इसके साथ ही हमारा जो मध्यकाल है वह समाप्त होता है। अब मध्यकाल समाप्त होने के साथ साथ हमारी चौथी यूनिट भी समाप्त होती है। अब हम 5वीं इकाई के अंतर्गत आधुनिक काव्य को लेंगे और हम इससे आगे आधुनिक काव्य के बारे में पढ़ेंगे।